आज हम लोग घटना चक्र को कंप्लीट करने वाले हैं। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो जेपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये क्लास है। अगला जेपीएससी हो सकता है कि 2023 में ही कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और संभावना यही जताई जा रही है कि 2023 में ही प्रीलिम्स लिया जा सकता है। तो आपको इसके लिए तैयार होना है और अभी से ही लग जाना है। अब मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास का पोर्शन बहुत ज़्यादा रहता है। प्री के अगर देखे जाए तो 5 प्रश्न आपका एंशियंट में, 5 मेडाइवल में और 5 जो है मॉडर्न में, टोटल मिला के 15 प्रश्न होते हैं। तो 15 प्रश्नों का सवाल होता है। और भारतीय इतिहास को देखिए, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कहानी टाइप में, मतलब कहानी, सारा कहानी जानना पड़ेगा शुरू से लेकर। मेरे हिसाब से पहले तो आप एंशियंट पढ़िए, फिर मेडाइवल पढ़िए और फिर मॉडर्न पढ़िए। एंशियंट किसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि एंशियंट कैसे पढ़ना है। और जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं एंशियंट भी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर हम लोग मेडाइवल और फिर जो है मॉडर्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से सारा जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे ही चैनल में, जहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक चीज़ को समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो फिर आपको बड़ा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप याद नहीं रख सकते ना। कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम जेपीसी लेवल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो घटना चक्र पूरा कर लेते हैं। तो घटना चक्र को भी याद रखना है कि घटना चक्र से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर कर लेंगे। वैसे ज़रूरी नहीं कि घटना चक्र से ही अगर आपको अच्छा किताब मिल जा रहा है जहाँ डिफरेंट पीसीएस से पूछा हुआ, मतलब डिफरेंट पीसीएस से पूछा हुआ, जैसे एमपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, क्योंकि ये घटना चक्र जो है वो यूपी बेस्ड है, यानी कि यूपी से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी से है। यूपी ज़्यादा फोकस इसलिए है इनका क्योंकि ये जो बनता, ये जो छपता है वो इलाहाबाद में छपता है, तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद को ज़्यादा प्राथमिकता, यानी कि यूपी को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उनके हर एक प्रश्न, उनके हर एक एग्ज़ाम के प्रश्न इसमें शामिल होंगे। और बाकी जो स्टेट होता है, जैसे बिहार पीसीएस हो गया या फिर एमपी पीसीएस हो गया या जेपीएससी हो गया, यहाँ तक जेपीएससी लेवल का भी यहाँ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया है, तो उन्हें भी कवर किया गया है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें होते हैं और धीरे धीरे बनाते बनाते आपको कई सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मस्ट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। किसी भी अभ्यर्थी से पूछिए, वो आपको यही सजेस्ट करेगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। लगभग 2 मिनट से ज़्यादा ही हो गया समय, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं और देखेंगे कि पहला टॉपिक इसका क्या है और किस तरह से। देखिए, भारतीय इतिहास में हमें क्या करना है, क्या कवर करना है हमें, तो देख सकते हैं। अभी तो हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है एंशियंट से आने वाला है, तो एंशियंट को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। तो एंशियंट में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में दिया गया है। प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत से हमें जो पढ़ना है वो है पाषाण काल। जाहिर सी बात है, यहीं से शुरू होता है हमारा इतिहास, पाषाण काल। फिर है संदेव, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, छठी शताब्दी, यूनानी आक्रमण, है ना, यूनानी आक्रमण। अब यूनानी आक्रमण आपको पता होना चाहिए, यूनानी आक्रमण किसने किया था, यूनान के लोगों ने किया था, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। मौर्य के बारे में पढ़ना है, मौर्य उत्तर काल, यानी कि मौर्य खत्म होने के बाद कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था हमारा देश, तो उस काल को पढ़ना है। फिर गुप्ता और गुप्ता उत्तर काल, यानी गुप्ता के बाद क्या है, प्राचीन भारत का स्थापत्य कला, दक्षिण भारत, प्राचीन साहित्य और इतिहास और पूर्व मध्यकाल। तो इतने सारे 15 टॉपिक्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है B9 से लेकर B203 तक, है ना, यहाँ तक पढ़ना है। यानी कि मान के चलिए 200 पेज तक जो ही क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है, बनाना है। और जब ये आप कर लेते हैं ना, तो गारंटी के साथ देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन आप सही बना के ही आओगे। ये मैं कह सकता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ इतने सारे क्वेश्चन आप बना लेते हैं कि आपको कई सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन रहता है, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो वो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आ चुका है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो पाषाण काल है, तो पाषाण काल से हम देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आज हो सकता है, उतना क्वेश्चन हम करेंगे।
फिर देखिए इसमें मध्यकालीन भारत भी है। तो इस किताब को खरीदने का है सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक किताब खरीदिए, ठीक है, ये मतलब ये घटना चक्र का ये किताब खरीदिए और मेरे साथ पढ़िए। तो क्या होगा कि ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कई साल इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कई सारे आपको नॉलेज भी मैं दूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगा वहाँ पे। तो देख सकते हैं 25 टॉपिक्स जो हैं आपको मेडावल के बारे में पढ़ना है। आधुनिक भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत, तो इसे भी पढ़ना है। खैर हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसके बारे में, लेकिन हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं। देख सकते हैं 55 टॉपिक्स रिसीव किया है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा कवर होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ तो जेपीसी में क्या है कि सब बांध दिया गया है कि 5 क्वेश्चन सभी से पूछे जाएंगे, लेकिन बाकी एग्जाम्स में अगर हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझिए कि 3 क्वेश्चन मॉडर्न से जाते हैं, आधुनिक भारत से जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ क्या है, पाषाण काल का थोड़ा सा नोट्स दिया है। मैं नोट्स पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसे मैंने पहले भी कंप्लीट, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ पहले तो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, मतलब पहले मैं पढ़ा लेता हूँ उसे कहानी के टाइप में। इसके बाद फिर जो है इसको मैं आगे मतलब आगे क्या है कि आगे मैं जो है इसका क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूँ। तो ये पढ़ा हुआ है, अगर चाहें तो इसको जो है आप किताब के साथ पढ़ सकते हैं। कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें बहुत डिटेल से दिया गया है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, आज थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आज 6 मिनट से ऊपर हो गया समय, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है बात कर रहे हैं किस तरह से पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ शुरू करेंगे क्वेश्चन से ही। तो पहला क्वेश्चन से क्या है, पहला है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे। तो देखिए ये आंसर है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, यानी कि पुरातत्वविद और पूरा वनस्पति शास्त्री, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ दिया है, क्या है ये, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, यानी एक वेबसाइट है जहाँ इसके अनुसार क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटेन के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण का शुरुआत की थी। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए एंड बी है। तो हमारे देश के अंदर जो जो एक्सकेवेशन हो रहा था, पुरानी चीज़ों को खोजा जा रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे जिसे कहा जाता है, तो उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान है। इन्होंने कई सारी चीज़ों का जो है भारत के पाषाणकालीन बस्तियों को अन्वेषण का काम किया था, मतलब ढूंढने का काम किया था। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट का संबंध जो है आपका क्या है, पुरातत्वविद के साथ भी है, और दूसरा है पूरा वनस्पति शास्त्री भी थे। देख सकते हैं यूपी का लोअर सब प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कोपनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण काष्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था। कोपनहेगन कहाँ है, आपको ये जानना है कोपनहेगन कहाँ है। तो कोपनहेगन संग्रहालय, जहाँ पे संग्रहालय का मतलब म्यूजियम है, तो कोपनहेगन संग्रहालय जो यूरोप में है, वहाँ पे सामग्री में पाषाण काष्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो किसने किया था, तो ये थॉमसन ने किया था, ठीक है, थॉमसन ने किया है। क्या लिखा है इसके बारे में, इसके बारे में लिखा है डेनमार्क के कोपनहेगन संग्रहालय, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काष्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जनरेशन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इस वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। यानी कि 3 हिस्सों में बांटने का काम इन्होंने किया था। यानी कि जैसे पहले हम लोग पाषाण यानी कि पत्थरों से काम लेते थे, फिर धीरे धीरे कांसा के बारे में जाने, फिर लोह के बारे में जाने, तो 3 अलग अलग युग के बारे में ये पहली बार जो विभाजन किया था वो किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपी से 2010 में पूछा गया है प्री में। आगे हम लोग चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, मध्य पाषाण कालीन में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में इसे हुआ था। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कह सकते हैं कि उत्खनित प्रमाणों से पशुपालन यानी लोग जो है पशु को पालना शुरू कर दिया था। तो वो प्रारंभ कब हुआ था, तो ये डी होगा इसका आंसर, यानी कि मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ कहाँ है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। तो याद रखना है पशुपालन का कहाँ से होता है, तो मध्य पाषाण काल से। देखिए
पाषाण काल को भी कई हिस्सों में बांटा गया है ना। एक तो होता है, पहले होता है निचली पूर्व पाषाण काल, फिर है मध्य पूर्व पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और उत्तर पूर्वी पाषाण, उत्तर एवं पाषाण काल। तो इस तरह से 3 हिस्सों में बांट दिया गया है पाषाण काल को। और इस तरह से जो है इसमें से मध्य पाषाण काल जो है इसका सही आंसर होगा पशुपालन से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। यानी कि हम लोगों ने जब कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो पशुपालन शुरू हुआ था उसका हमें साक्ष्य किस जगह से मिलता है। तो आंसर है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में है। व्याख्या जो है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो याद रखना है पशुपालन का संबंध आदमगढ़ है। और आदमगढ़ कहाँ है, तो आदमगढ़ याद रखना है, एमपी में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी के उपकरण किस में, हड्डी के उपकरण, ठीक है, यानी कि हड्डियों से ऐसा चीज़ बनाया जाता था जहाँ से उसे काम लिया जाता था, उपकरण बनाया जाता था, है ना। तो ये कहाँ से मिला है, तो इनसे है CND, यानी कि महदहा से और सराय नहर राय से। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा कि अब ये दोनों कहाँ पे है, तो मधहरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और दूसरा जो है आपका सराय नहर राय ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में व्याख्या क्या दिया गया है। इसके बारे में है कि मध्य पाषाण कालीन मधदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा मधदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए हैं। तो सराय नहर राय जो है ये भी उत्तर प्रदेश में है और महदहा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें मिलता है हड्डी के उपकरण, यानी कि हड्डियों से हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ बनाए, जैसे हो सकता है कि कुछ जानवर मारने के लिए कुछ उपकरण बनाए हों। तो इस तरह से अप्लाइंसेस कह सकते हैं, है ना। अप्लाइंसेस जो है यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। तो याद रखना है मधदहा और सराय रहट में। ये मेंस में क्वेश्चन है। देखो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये यूपी पीजीएस का मेंस में पूछा गया है। अब ये मेंस में हो सकता है कि हिस्ट्री को बड़ा ही डिटेल से पूछेगा, ठीक है, हिस्ट्री को डिटेल से पूछेगा। तो मेंस और प्री में थोड़ा सा अंतर होता है कि प्री उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन मेंस में क्या होता है कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन, ये कहते हैं थोड़ा सा जो है देखिए मेंस में क्या होता है कि कई सारे टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, तो एग्जामिनर चाहता है, यानी कि जो परीक्षा ले रहे होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि उससे उस टॉपिक से बहुत अच्छे से पढ़ के वो आए, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो। तो उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि उसे बहुत डीप क्वेश्चन या डीप नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब आपको कोई ऐसा किताब में देखने को नहीं मिलता है। आप पढ़ेंगे तो जल्दी से ये देखने को नहीं मिलता है। वैसे आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही देखने को मिलता है कि ये उपकरण वगैरह कहाँ मिले हैं। तो ये भी याद रखना है कि ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो हमें दिमाग नहीं लगाना। हाँ, लेकिन याद रखना है कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो हो सकता है कि ज़्यादा फिर से यही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया। हो सकता है कि यूपीपीएससी से ना पूछ के जेपीएससी पूछ दे ऐसा क्वेश्चन, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो हमारा जेपीएससी का मेंस में जो हिस्ट्री है उसमें पाषाण काल है ही नहीं। तो ये सब क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत कम हो जाता है। पूछेगा भी तो प्री में पूछेगा, नहीं तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, ठीक है। तो हड्डी से निर्मित आभूषण, ठीक है, सिर्फ आभूषण देखें, आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, मध्य पाषाण काल से ही मिला हुआ है। ये कहाँ मिले हैं, तो A एंड B फिर से वही है, सराय नहर राय से और महदहा से, ठीक है, दोनों से। अब देखिए यही क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ है ना कि हड्डी को हम लोग तो जनरली यूज़ नहीं करते हैं ना, हड्डी तो अभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उस ज़माने में यानी कि मध्य पाषाण काल में लोग क्या करते थे, हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, हड्डियों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। उपकरण के रूप में क्या हो गया, तो यहाँ देखिए आभूषण के रूप में, यानी कि उसको पहनते थे, है ना, निर्मित आभूषण। तो आभूषण के रूप में इसे पहनते थे। तो इसलिए क्या हो गया, सराय नहर राय से और
मदहा से ऐसे हड्डियों के निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। और ये किस काल से संबंध था? तो मध्य पाषाण काल से संबंध था। देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट सब जुड़ रहा है, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और देख रहे हैं दोनों से एक ही टॉपिक है लेकिन दोनों का आंसर सेम ही होगा। अब है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ निकले हैं? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये कहाँ है? तो ये है दमदमा में, दमदमा से। अब ये दमदमा कहाँ है? तो मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले से स्थित सराय नहर राय, मदहा और दमदमा में उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। शेष समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी में। अब देखिए यहाँ से है प्रतापगढ़ जिले से गंगा घाटी का जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ से 3 जगह है। एक है सराय नहर राय। देखिए ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार मतलब ये जगहों को नाम आ रहा है, तो याद हो जाना चाहिए आपको। ये मुझे लग रहा है कि ये तीसरा प्रश्न है जहाँ इसके बारे में पूछा है, मदहा। और एक है दमदमा। ये 3 जगह है जो कि प्रतापगढ़ जिले में ही है और वहाँ से इस चीज़ का मिला। अब देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस में। देखो पूछने का तो वो कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन यूपी का ये क्वेश्चन था क्योंकि यूपी एग्ज़ाम था, यूपी में एग्ज़ाम हो रहा था, तो यूपी से रिलेटेड ही पूछा है ना, यूपी से रिलेटेड पूछा है। तो ज़्यादा जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उसको इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हमें ये पढ़ लेना है कि ये कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्वेश्चन यहाँ आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि यूपी से जाहिर सी बात है यूपी के रिलेटेड इतिहास को पढ़ना रहता होगा यूपी पीसीएस में। तो यूपी का तो ये डिटेल से जब वहाँ पढ़िएगा यूपी का इतिहास को तो ये सब आराम से ये इजी क्वेश्चन लगेगा आपके लिए। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप कोई बुक ले लें, है ना, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको शायद नहीं होगा। जैसे शर्मा जी का एक किताब है एनसीईआरटी का किताब, अगर से आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि ये चीज़ ना आए कुछ, है ना। लेकिन जैसे ही अगर आप यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, यूपी से अगर आप हैं और यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जैसे झारखंड का है, अब झारखंड से ये पूछ दिया जाए कि गुमला का इतिहास पूछ दिया जाए तो गुमला का यूपी इतिहास तो आपको पढ़ना है जेपीसी में, है ना। या फिर चतरा का इतिहास पूछ दिया जाए या फिर आपको सिंहभूम का इतिहास पूछ दिया जाए। लेकिन यही प्रश्न क्या एक यूपी का लड़का बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा? क्या एक छत्तीसगढ़ में है उसको बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा? क्या कारण है कि उसका प्रश्न उस लेवल का नॉलेज नहीं होगा जो जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है जो एस्पिरेंट, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी लेवल में। लेकिन हाँ इसे याद रखना है कि ये सब क्वेश्चन आ चुका है, अगर कभी प्री में पूछ दिया गया तो फिर जो है इसमें आपको लड़खड़ाना नहीं है। चलिए अगला है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ से हुई है? इसका आंसर है नवपाषाण काल में, ठीक है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन मेंस का है। यह खाद्यान्नों की उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई है। यही वह समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित थे। यही कृषि कर्म से परिचित है। तो कृषि करना जो है ना इंसानों ने नवपाषाण काल में ही सीखा है, नवपाषाण काल में ही सीखा है। तो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल से हुआ था। इसलिए यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है कि कृषि सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? नवपाषाण काल से शुरू हुई थी। अगला देखते हैं भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव, ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी हो गया, शिवालिक पहाड़ियाँ हो गया, नल्ला माला या नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर है नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक है। नर्मदा घाटी से पहला सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा, ठीक है, हथनोरा यानी कि होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया है 5 सितंबर 1982 में किया था। तो ये बहुत ही है कि पहली बार मानव का जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा से प्राप्त हुआ है। तो ये भी एक याद रखने वाला चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है। देखिए उत्तराखंड का पीसीएस है ये, ठीक है, उत्तराखंड का है, लेकिन पूछ रहा है किससे, आपका मध्य प्रदेश से, क्योंकि ये इतिहास काफ़ी, ये तो भारत का इतिहास है, तो भारत का इतिहास से ये पूछा जाना अनिवार्य हो जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है। प्रथम मानव, तो ये भी आंसर जो है इसका नर्मदा घाटी है। दिख रहे हैं क्वेश्चन कितना सिमिलर हो गया। यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप में पूछा है। क्या पूछा है, प्रथम मानव जीवाश्म, वही है, प्रथम का जीवाश्म नहीं मिलेगा ना, जो पहला मानव है वो तो नहीं मिल जाएगा जिंदा, जाहिर सी बात है, उसका जीवाश्म ही है। तो भारत की किस नदी घाटी से मिली है। अब बहुत सारी घाटी है, गंगा घाटी भी है ना, गंगा घाटी, यमुना घाटी भी, ताप्ती घाटी भी, नर्मदा घाटी भी, लेकिन इसका आंसर, जैसे कि पहला प्रश्न अगर हम लोग जानते हैं तो दूसरा प्रश्न भी हमें बड़ा ईजी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। इसका व्याख्या देख सकते हैं, लिखा है ऊपर में दिया गया है, मतलब पिछले प्रश्न में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, पहले सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो जौ, ठीक है, जो है ये क्या है, सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज था। आधुनिक मानव द्वारा आधुनिक समाज द्वारा मनुष्य के रूप में 8 खाद्य अनाजों का प्रयोग किया गया है, जो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। इन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम बार्ले, जो को कहा जाता है बार्ले, ठीक है, 1800 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश से मानव द्वारा उगाया गया था। तो कहाँ उगाया गया था, तो ये भूमध्य एशिया, तो ये भी याद रखना कि कहाँ उगाया गया, भारत में नहीं उगाया गया था, भूमध्य सागर और ईरान के मध्य उगाया गया था, में स्थित पश्चिम एशिया के देश ने मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 800 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं यानी कि वीट भी उगाया गया था। तो 800 ईसा पूर्व जो है क्या उगाया था, आसपास गेहूं यानी कि ऊँट भी उगाया गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो होगा, आगे यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, कराची, तो ये हो जाएगा आंसर लहुरा देव में, लहुरा देव। तो नवीनतम खोज से आधार पर, नवीनतम खोज पहले ऐसा माना जाता था कि जो हमारा हमारा जो प्राचीनतम साक्ष्य जो है उपमहाद्वीप, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, अब उपमहाद्वीप में क्या आ जाएगा, इंडिया तो है ही, प्लस में इसमें पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, इनको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इनके आधार पर जो है इनके आधार पर बताइए कि कहाँ सबसे, इन जगहों में कहाँ सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं कृषि का। तो पहले तो कोल्डिवा माना जाता था, लेकिन अभी आधुनिक नवीनतम खोज, ये कह सकते हैं आधुनिक खोज से ये प्राप्त हुआ है कि ये जो है वो कोल्डिवा ना होके, और मेहरगढ़ भी माना जाता था पहले कि मेहरगढ़ में हुआ था, लेकिन मेहरगढ़ भी नहीं है, लहुरा देव से हुआ है। अभी देखिए प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल की खेती, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले, ठीक है, तो यहाँ पे 7000 का गेहूँ के मिले हैं, लेकिन यहाँ चावल का मिला है, वो भी 900 से लेकर 7000, तो इससे भी पुराना ये माना जा रहा है ना, इससे भी पुराना माना जा रहा है। जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला स्थान कोल्डिहुआ इलाहाबाद के ज़िले में मिले, इलाहाबाद के ज़िले में, देखिए कोल्डिहुआ चावल कहाँ पे, तो चावल जो है इलाहाबाद के ज़िले के बेलन घाटी पे स्थित है। यहाँ से 6500, ठीक है, यहाँ से जो है 6500 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भ में यदि किसी विकल्प में लौरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प सही होगा, परंतु लौरा देव के विकल्प ना हो तो इस स्थिति में उत्तर पूर्व की भांति होगा, उत्तर पूर्व की भांति होगा, ठीक है। तो ये देखिए कि लौरा, यहाँ जो है लौरा देव जो है इसमें सबसे पहले माना जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ है, तो संत कबीर, तो देखिए ये यूपी का क्वेश्चन है, यूपी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको यूपी से ज़्यादा साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर के लौरा देव में। लेकिन अगर लौरा देव ना हो तो, लौरा देव ना हो तो कोल्डिवा होगा, और कोल्डिवा तो मेहरगढ़ है ना। तो इस तरह से क्या है कि सबसे पहला ना हो तो, अगर ना हो तो फिर जो है मेहरगढ़ या कोल्डिवा होगा।
अब देख लेते हैं कि प्राचीन भारत का क्वेश्चन है। अब ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर वही क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम कहाँ मिले हैं? तो आंसर है मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ में। अब यहाँ जो है लोहरा देव नहीं है तो क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा, जो कि बलूचिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? फिर वही क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में 2007 में, तो मेहरगढ़ है ना, मेहरगढ़ है। और नहीं होगा तो लोहरा देव। ठीक है, लोहरा देव, संत कबीर नगर, लोहरा देव। अब चलते हैं, अब है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय मतलब राइज होता है। ठीक है, राइज मतलब कहाँ से शुरुआत हुआ है कृषि का। तो फिर इसका आंसर देखना नहीं है आपको। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है 2017 में। मेहरगढ़ बहुत पुराना, बहुत समय से चला आ रहा है कि मेहरगढ़ में ही भारतीय उपमहाद्वीप में यह कहते थे कि भारत में कहीं अगर कृषि हुआ था तो वो बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि पाकिस्तान का भी हिस्सा है। पाकिस्तान का हिस्सा है। अब है भारत के पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन, कृषि तो हम लोग जान के कि कृषि जो है मेहरगढ़ में हुआ है, मेहरगढ़। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये कहाँ मिला है? ये मिला है मेहरगढ़ से। ठीक है, तो पशुपालन के साथ साथ आपका कृषि दोनों जो है भारत में सबसे पहले मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। बीपीएससी में ये पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। प्राचीनतम अस्थायी जीवन का मतलब क्या है कि इंसान जो है घर बना के रहना शुरू कर दिए थे। वो कौन जगह था जहाँ पे घर भी मिले हैं हमें? ठीक है, घर मिले हैं, इंसानों ने घर बनाना शुरू कर दिया था। स्थायी जीवन, एक जगह रहते थे। पहले बंजारों की ज़िंदगी जीते थे लोग, है ना। एक जगह खाना मिला रहें, फिर दूसरी जगह चले जाते थे खाने की तलाश में। लेकिन अब जो है क्या हो गया था कि अस्थायी जीवन में। तो बताइए भारत में वो कहाँ मिला है? सबसे पहले कहाँ मिला है हमें, किस जगह पे? प्राचीनतम अस्थायी जीवन, तो याद रखना है आपको मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कितना इंपॉर्टेंट जगह है आप समझिए। वहाँ कृषि भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कृषि देखने को मिल रहा है, पशुपालन देखने को मिल रहा है, दूसरा जो है अस्थायी जीवन देखने को मिलता है ना, अस्थायी जीवन देखने को मिल रहा है। तो तीनों चीज़ जो है एक ही जगह पे हो रहा है। यानी कि मुझे लग रहा है कि भारत का कहीं ना कहीं इंसान जो है यहीं से रहना प्रारंभ कर दिया, यहीं से सब होना शुरू हो गया, मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान में भी है। तो देखिए यहाँ दिए गए विकल्पों में लिखा है प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ में मिले, जिसकी प्रमाणिक स्थिति 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 700 ईसा पूर्व, जबकि किली-गुल मोहम्मद और कलिबंगा का प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व है। तो इस तरह के भी कहीं हमें और भी मिले हैं, जैसे मोहम्मद, किली-गुल मोहम्मद, ये भी पाकिस्तान में है। कलिबंगा ये हमारा राजस्थान में है, वहाँ भी मिले हैं, जो कि 4000 से 3500 है। तो यहाँ का विकल्प जो है थोड़ा पीछे पड़ गया है, क्योंकि ये मात्र 4000 से 3500 ईसा पूर्व का है, बल्कि यहाँ 7000 ईसा पूर्व का प्रमाण मिला है, जो मेहरगढ़ में है 7000 ईसा पूर्व से पहले का मिला है साक्ष्य। अब अगला हम लोग देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण जो है बागोर से मिले हैं। ठीक है, देख सकते हैं मध्यपाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले मध्यपाषाण। तब ये क्वेश्चन में क्या है कि प्राचीनतम नहीं दिया है, लेकिन बोला गया कि बताइए कि इनमें से किस जगह पे जो है हमें मध्यपाषाण काल के पशुपालन का मिला है। तो देखिए पशुपालन जो है स्टार्ट हो गया था मध्यपाषाण काल के समय में। ठीक है, नवपाषाण काल समय में जो है ये चरम सीमा पे था। मतलब सब लोग के पास, जैसे होता है ना कि मोबाइल 2006 में आया तो बहुत कम लोगों के पास 2006 में था मोबाइल, लेकिन 2016 आते आते आप देखेंगे कि 2016 आते आते सबके हाथ में आ गया मोबाइल, है ना। तो 2006 में स्टार्ट हुआ और इसका जो चरम पर्व जो है वो 2016 हुआ, है ना। उसी तरह से नवपाषाण काल माना जाता है कि पशुपालन पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था।
और मध्यवसान काल में ये शुरू हुआ था। तो कह रहा है कि कहाँ पे मिला है, तो यहाँ भागोर में मिला है, भागोर में मिला है। ठीक है, भागोर में